उससे आप डायरेक्टली आंसर ला सकते थे, या तो फिर वेट बैलेंस करके, और एक और तरीका है जो वही मैं आपको बताऊंगा अभी, d2y by dx2 rho g by s into y। ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब लेंथ यानी कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरे में लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस है, तो सरफेस में जितना भी यहां से यहां तक का लेंथ है पूरे पे लगेगा ऐसे, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया में कल एक आर्टिकल आया था बच्चों, 11 जून को, आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स रेज सीरियस कंसर्न्स ओवर एरर इन नीट यूजी पेपर्स। तो जो मानस प्रतिम गुहान है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर, आपको अगर पता होगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ बहुत क्लोजली कांटेक्ट में रहते हैं, और कई बार ये अपडेट्स आपके सामने लेके आते हैं। एक और अपडेट अभी इन्होंने ट्विटर में शेयर किया है कल रात को ही, कि वीकेंड में आपका जो नीट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। बट उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या मुद्दे यहां पे उठाए हैं, जो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर रेजिंग सीरियस कंसर्न्स। देखिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि एक गुजरात का और सीकर का कोई सेंटर है बेटा, है ना, जहां पे पेपर कोड नंबर 47 में जो क्वेश्चंस का ऑर्डर था वो गलत था, है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखा गया। ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स देखे गए, बट एक जो फिजिक्स से रिलेटेड है ना, उसके बारे में मैं बात करता हूं। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधा 15 आएगा, तो आपकी OMR जो है ऑलरेडी आप तो देखो पूरा सीरीज में फिल करेंगे, वो गलत हो जाएगी। तो अब उस चीज को आई होप NTA है ना उस पर कुछ करेगा। नेक्स्ट इज कि जो फिजिक्स का पेपर देखा गया उसमें ऐसा क्लेम किया गया था कई लोगों के द्वारा कि जो क्वेश्चन नंबर 38 है कोड नंबर 47 का, which involved solving a calculus based derivative, है ना, a topic more suited to engineering interest test like JEE main, यहां पे मेन लिखा गया है, हालांकि आप कह सकते हो कि थोड़ा एडवांस टाइप का ही क्वेश्चन था वो। और ये किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये बात चल रही बेटा इस वाले क्वेश्चन की, जो सेट मैंने सॉल्व करवाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 45 था, ये वाला, है ना। तो इसमें यूलर्स लेप्लास का एक इक्वेशन लग रहा था, उससे आप डायरेक्टली आंसर ला सकते थे, या तो फिर वेट बैलेंस करके, और एक और तरीका है जो वही मैं आपको बताऊंगा अभी, जहां पे आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। लेकिन द आइडिया इज कि देखिए NTA ने इसमें क्या बोला है, NTA ने क्या इसमें जवाब दिया है वो बताते हैं आपको। तो NTA ऑफिशियल का कहना है कि ऑल क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। अब ये वो वाली बात हो गई कि हमने तो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है, हमने तो देखो सरफेस टेंशन लिखा है, तो अब हमारा जो मन करेगा हम वो पूछ सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस का मतलब इनके लिए ये हो गया कि बस हमने लिख दिया है सरफेस टेंशन टॉपिक में है, तो बस, है ना, उससे ही दिया है। ऐसा बोल के इन्होंने बोल दिया कि द आंसर कीज हैव बीन पब्लिश्ड ऑलरेडी, हम आंसर की पब्लिश कर चुके हैं। ऑब्जेक्शन जो है वो भी हमने इनवाइट कर लिया है कैंडिडेट से, और उसको रिव्यू करके जल्दी ही नया आंसर की देके हम जो है रिजल्ट भी दे देंगे, है ना। However, this does not resolve the concern about misprint and non-sequential pages, है ना। चलो वो तो एक अलग बात हो गई, बट यहां पे बात ये हो गई कि NTA ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो 4 नंबर नहीं लाओगे। तो ये सीधी सीधी बात हो गई कि आपको बेटा 720 में से 720 लाने से रोका गया है कुल मिला के, है ना। तो वही बात हुई कि अगर कोई बच्चा यहां पे टाइम वेस्ट कर देता अपना तो उसके लिए नुकसान था, अदरवाइज जिसने ये देखते ही छोड़ा उसके लिए फायदा था। बट एनीवेज, बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर मेरे को आपको बताना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा, और मैं अगले 2-3 मिनट में आपको ये चीज समझाता हूं। देखिए ये जो डायग्राम आपको बेटा एग्जाम में दिया गया था, ये एक 2D डायग्राम था, और कई बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है यहां पे। तो मैं आपको इसका 3D डायग्राम जो मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया है पहले वो समझाता हूं। देखिए ये इसका 3D डायग्राम है। इसमें क्या है बेटा, पानी रखा गया है, और पानी का जो सरफेस है वो टैंक के एक साइड ज्यादा उठा हुआ है, एक साइड कम है। ऐसा हो रहा है ड्यू टू द एडहेसिव फोर्सेस, वहां पे एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो इसलिए इधर से उठा हुआ है, बेसिकली सरफेस टेंशन, है ना। तो वहां पे आपका एडहेसिव कोहेसिव दोनों फोर्सेस होते हैं, उस वजह से वो ऊपर चढ़ गया। एडहेसिव फोर्सेस आर मोर, लेट से। अब बोला गया कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये एंगल जो है वो थीटा है। तो आपको बताना है सरफेस पे कौन सा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। थीटा किसी भी पॉइंट पे साइन थीटा टेन थीटा को बराबर मानना है dy बाई dx के। तो पूछा गया है कि भैया बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है, और जो सही इक्वेशन है इस वाले पेपर के हिसाब से बेटा वो है आई थिंक 4th ऑप्शन, है ना।
d2y by dx2 rho g by s into y। ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब सवाल उठता है कि यार ये सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, कैलकुलस बेस्ड अप्रोच भी हो सकता है, बट मैं आपको बेटा एक सिंपल अप्रोच सिखाता हूं। बट अगेन जो उसमें कैलकुलेशन है वो है ठीक ठाक, बट हाँ अप्रोच थोड़ा सा सिंपल है। देखिए अब ये पानी आपका एक तरफ से ऐसे उठा हुआ है और आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली चीज है बेटा ये इसका सरफेस है ना। अब सरफेस पे क्या लगता है बच्चों, सरफेस टेंशन लगता है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस है ना, क्या आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालना समझते हैं। अब जैसे कि ये माउस है ना, अब इसका शेप कुछ और है, अजीबोगरीब शेप है, बट अगर मैं इसमें लाइट गिराऊं तो इसकी परछाई कैसी बनेगी, वो लगभग रेक्टेंगुलर टाइप बनेगी, या जो भी इसका शेप है थोड़ा सा यहां पे कर्व दिखेगा, है ना। अगर ऐसे ही मान लो यहां से लाइट गिराई जाए और इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकाला जाए यहां पे कि कैसा प्रोजेक्शन बनेगा, तो पता है इसका प्रोजेक्शन बनेगा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ऐसा देखिए यहां से आपने लाइट गिराई, यहां पे प्रोजेक्शन बना रेक्टेंगुलर। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट बिल्कुल जेई में सिखाया जाता है। प्रोजेक्टेड एरिया के फायदा क्या होता है, इससे आप प्रेशर तुरंत लिख सकते हो, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया बिकम्स फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट ऑन दिस सरफेस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था, एक प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दूसरा समझिएगा, सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, पूरे लेंथ पे लगता है, यहां पे पूरा का पूरा कुछ ना कुछ लेंथ होगा जिसको आप जो है एल मान सकते हैं, ठीक है ना, ये एल आपने मान लिया, इस पूरे लेंथ पे फोर्स लगेगा। तो अगर हम एक छोटा सा इसका एलिमेंट ले लें, एलिमेंट नहीं एक्चुअली यहां से काट दें छोटा सा, ठीक है ना, और इतना सा पोर्शन कंसीडर करें, तो देखिए डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये आपका सरफेस हो गया, है ना, ये आपका सरफेस हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है वो हमने y मानी है, इसका जो डिस्टेंस है यहां से x में वो x माना है, और tan थीटा जो कि स्लोप होता है उसको हम dy बाई dx मान रहे हैं। और ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि यही आपका साइन थीटा के भी बराबर होगा क्योंकि छोटा एंगल है, और यही आपका थीटा के भी बराबर होगा, है ना। तो साइन थीटा इज थीटा फॉर स्मॉल एंगल, tan थीटा इज ऑल्सो थीटा फॉर स्मॉल एंगल। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, हम लोग इसमें बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं, है ना, फॉर इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा एक फोर्स यहां पे आएगा, ये कौन सा फोर्स है, ये है बच्चों आपका सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, क्योंकि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन लेंथ। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ यानी कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरे में लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस है, तो सरफेस में जितना भी यहां से यहां तक का लेंथ है पूरे पे लगेगा ऐसे, है ना, टेंजेंशियली एक्ट करता है। तो ये एक फोर्स हो गया। अब ये सरफेस ऐसे जाता 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 ऐसे है ना, अब यहां पे भी तो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, लेकिन वो टेंजेंशियल टू सरफेस यानी कि कुछ ऐसे लगेगा जो डायरेक्शन मैंने दिखाई। लेकिन मुझे तो बेटा हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल के लिए मुझे इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस तरफ। और सोचिए अगर ये वाला फोर्स आप दिखा रहे हैं SL, है ना, S इंटू एल, तो सोचिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा SL cos थीटा। तो देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया SL cos थीटा। तो अगर सरफेस टेंशन फोर्सेस की बात करें तो इस वाले सरफेस पे एक सरफेस टेंशन इधर लग रहा है SL, एक लग रहा है उस तरफ जो कि है SL cos थीटा। ये सरफेस टेंशन का हो गया। अब दूसरी बात समझिएगा, यहां पे पूरी हवा है, ये खुला हुआ है, ये हवा है ना, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है बेटा इस पे एक फोर्स लगाएगी। अच्छा फोर्स जो लगेगा एटमॉस्फेरिक एयर फोर्स क्यों लगाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब प्रेशर तो बेटा देखिए ऐसे लगता है ना नॉर्मल डायरेक्शन में, यूं ऐसे नॉर्मल लगता है प्रेशर, बट हम कौन सी डायरेक्शन में बैलेंस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, जो P0 है बेटा वो हर दिशा में लग रहा है, पूरा नॉर्मली हर दिशा में लग रहा है, तो हम बोलेंगे प्रेशर निकालने का सिंपल सा तरीका, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लो। तो प्रोजेक्टेड एरिया ये हो गया बेटा रेक्टेंगुलर, है ना, जिसकी हाइट आप कह सकते हो y, और ये लेंथ हो गया जिसका l, तो y इंटू एल का एरिया हो गया। तो देखिएगा इस पूरे सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कैसे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया आपने ये लिया है y इंटू एल, तो इसका परपेंडिकुलर प्रेशर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाता है ना। तो P0 इंटू y इंटू एल, y इंटू एल इज द एरिया, ये इधर से प्रेशर हो गया। और यहां से जो प्रेशर आएगा, अब यहां से क्यों प्रेशर आएगा भाई, टैंक है इस साइड, है ना, इस साइड टैंक है, यहां से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है ना, यहां से भी बिल्कुल लग रहा है, और क्रॉस सेक्शन भी आप लोगे बीच में तो भी यहां का पानी इधर प्रेशर लगाएगा। तो वो प्रेशर थोड़ा सा समझिएगा, ये तो P0 है, ये ओपन सरफेस है तो वहां पे P0 है ना, P0 तो हर जगह लग ही रहा है, बट साथ ही साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं बेटा,
तो प्रेशर घटता है रो जी एच से, तो ऊपर जाएंगे तो रो जी वाई से घटेगा लीनियरली घटेगा, उसका एवरेज लेंगे तो हाफ करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब लीनियरली चेंज होती है तो उसका एवरेज आधा आता है, तो पी नॉट तो है ही हर जगह, माइनस रो जी वाई बाई टू। रो जी वाई क्यों किया? क्योंकि ऊपर जाने से घटा, इसलिए माइनस रो जी वाई, उसका एवरेज हो गया बाई टू, क्योंकि लीनियरली घटता है। रो जी एक्स है ना, तो एक्स के प्रोपोर्शनल लीनियरली घटता है। तो ये इक्वेशन मैंने बनाया, ये प्रेशर का है, इनटू वाई इनटू एल अगेन एरिया, और ये वाला प्रेशर इस तरफ से लग रहा है। अब हमारे पास ना टोटल 4 फोर्सेस हैं, देखिएगा। एक फोर्स ये जो इधर लग रहा है लेफ्ट की तरफ एक ये भी लग रहा है, राइट की तरफ देखेंगे तो ये लग रहा है एस एल कॉस थीटा, और ये भी लग रहा है। तो हमने राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को जो है बैलेंस किया, इसको सारा इक्वेशन लिखा हमने। 1 माइनस कॉस थीटा बना एक जगह, उसको हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा विल बिकम थीटा ओनली, तो ये थीटा स्क्वायर बाई 2 बना। इधर ये आया, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक ये वाली इक्वेशन आ जाती है, इसको हम रूट लेते हैं दोनों तरफ। अब थीटा जो है वो स्लोप है ना, टैन थीटा इज स्लोप, तो थीटा इज ऑल्सो स्लोप, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं स्लोप को, तो ये इक्वेशन बना। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है ताकि ये d2y बाई d2x में चेंज हो। फिर उसके बाद इसको कांस्टेंट मानते हुए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखा है। फिर इस dy बाई dx के जगह पे ये वाली चीज को दोबारा से यहां पे रिप्लेस किया, देखिए दोबारा dy बाई dx को रिप्लेस किया, तब जाके ये अपना आंसर आया है। तो कहीं से भी ये सवाल ना तो नीट लेवल है, ना तो ये जेई मेंस लेवल है, फाइनल आंसर आ गया, लेकिन जितनी देर में आया उतना टाइम एक नीट के बच्चे के पास हरगिज नहीं है। इससे अच्छा वो इतने टाइम में 10-12 बायो के सवाल निपटाएगा, और 12 इंटू 4 48 मार्क्स अपने पक्के करेगा, ना कि यहां पे -5 ले, या फिर चलो सही हो भी गया तो 4 नंबर ले। तो ये हुआ था बेटा, और आप खुद को ब्लेम मत करिएगा, आपने बढ़िया तैयारी भी करी होगी, मेरे को पता है सब कुछ, बट ऐसे क्वेश्चंस जो आपका टाइम वेस्ट करवा रहे थे, इस वजह से आपका पेपर थोड़ा बहुत खराब इस बार हुआ होगा तो हुआ होगा। एनीवेज, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों, और आप याद रखिएगा हमारा सपोर्ट है आपके साथ। काउंसलिंग में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हम लोग, है ना। साथ ही साथ हमने बहुत प्राइस कम कर दिया है इन सब चीजों को देखते हुए, ताकि कोई भी बच्चा जो दोबारा से पढ़ना चाहता है नीट के लिए, वो दोबारा से पढ़ पाए आराम से। सिर्फ 5999 में हम लोग आपको महापैक दे रहे हैं बेटा, और सिर्फ 1999 में आपको काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं, है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर डाउट है, कॉलेज मिलेगा नहीं, तो आप काउंसलिंग भी लीजिए, काउंसलिंग करिए, साथ ही साथ बैच भी ले लीजिए। अगर कल को आपको जीएमसी में एडमिशन मिल जाता है तो ये बैच का अमाउंट हम आपको वापस कर देंगे। डन बच्चों, ठीक है। तो ये अब देखो नीट मतलब एनटीए इस पे कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमने तो देखिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से ही दिया। देखिए इनका स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लीजिए बेटा, इनका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ऑल द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेवल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने बोल दिया हमने तो भैया सिलेबस से दिया है, बस आप देख लो अपना। तो इस वजह से बेटा कट ऑफ नीचे जाएगा, बट दुख इस बात का है कि जिनका सिलेक्शन होना था इस बार, उनमें से कई बच्चों का नहीं हो पा रहा है। रीजन, वो पैनिक कर गया, ऐसा क्वेश्चन पेपर देख के, अनएक्सपेक्टेड था। एनीवेज, खैर इस पे बातें होती रहेंगी, बट है ना, अभी तो आप देखिए अगर पढ़ाई करने, पढ़ाई में जुटिए और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।